ये जो रिजर्वेशन की बात है, आखिर ये है क्या? बहुत से लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं है कि सच क्या है। तो लगातार कोशिश है बताने की, समझाने की। कम से कम हम सब लोग जो सच्चाई है उसको समझें। जो चीजें हैं जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, तो कम से कम उसके विषय में पता तो होनी चाहिए हमें, कि ऐसा नहीं हो कि हम चर्चा तो कर रहे हैं और जानते उसकी हम एबीसीडी भी नहीं है। और हो यही रहा है कि रिजर्वेशन पे लोग हल्ला बहुत मचा रहे हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और लगभग खत्म ही कर दिया है। वो सारे काम कर रही है और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी मोर्चे बन रहे हैं। सरकार उन मोर्चों को लगातार समर्थन भी दे रही है, उनको सहयोग भी कर रही है। न तो वो मोर्चे वाले जानते हैं और न बाकी और लोग जानते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग नहीं जानते कि ये सब जो है आखिर ये क्यों है। ये रिजर्वेशन भी अगर है तो क्यों है, किस लिए हुआ, क्या कहानी है, क्या इसके प्रावधान है, संविधान में कौन सी इसकी वो है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, और क्या क्या है हकीकत में। तो ये सारी चीज अगर हम जान लें और एक बार जानने के बाद में फिर उस पर चर्चा करें, तो मैं समझता हूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। रिजर्वेशन को ऐसा लेके चलते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं वो बिना सोचे बिना समझे उसके विरोध की बात करते हैं, जबकि मैं ये मानता हूं कि अगर वो ढंग से समझ लेंगे, जब एक बार कोई व्यक्ति जान जाता है, जब समझ जाता है, फिर वो बेकार की बात नहीं करता है। क्योंकि देखिए, ये देश सभी का है, इस देश में हम सभी को रहना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भगा दिया जाएगा। न हमें कोई भगा सकता है, न हम किसी को भगा सकते हैं, न ही भगाने का कोई मतलब है। सो यहाँ अगर प्यार से रहें, नफरत से छोड़कर एक दूसरे से मोहब्बत करके अगर हम रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। शायद उसी में हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग देते हुए तरक्की कर सकते हैं। अन्यथा तो ये चीज़ें संभव नहीं है। अगर मैं किसी को दुश्मन मानूं या कोई मुझे दुश्मन माने, तो इसी में सारी जिंदगी निकल जाएगी। आप ये मानते रहिए, करते रहिए, हकीकत जो चीजें हैं वो सारी चीजें सब रह जाएंगी, बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। रिजर्वेशन के ऊपर बहुत हल्ला मचाया जाता है। रिजर्वेशन को एक तो पहले यह समझना चाहिए कि रिजर्वेशन किसी की दी हुई भीख नहीं है। कोई ये समझता हो कि कोई शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो ये किसी की भीख है, ऐसा नहीं है साथियों। ये भीख नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस देश में जो भी रहता है, जिस समाज का भी व्यक्ति रहता है, उसकी हिस्सेदारी इस देश के शासन प्रशासन में, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में, इस देश के जो आपका जितना भी तंत्र है उस सब में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है ताकि उस समाज के साथ में, उस सोसाइटी के साथ में न्याय हो सके। जिन लोगों का कब्जा रहा हजारों साल से सत्ता पर, शासन पर, उनसे यह उम्मीद करना अब बेकार हो गया। हालांकि ये उम्मीद उनसे की थी कि वो न्याय करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ यह है साथियों कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनसे यह उम्मीद की गई थी कि वो न्याय करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लोगों को उनका हक देंगे, हकीकत आज 70 साल बाद यह है कि वही लोगों का हक लूट रहे हैं, वही लोगों को खत्म कर रहे हैं, उनके तरक्की के रास्ते सारे बंद किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता पर काबिज हैं। संविधान में प्रावधान किया गया, इसीलिए जो दबे कुचले लोग हैं, हजारों साल से जिनको दबा कर रखा गया, जिनको हजारों साल से पैर के नीचे रखा गया, जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, और जब देश आजाद हुआ तो बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों के, महापुरुषों के संघर्ष के बाद आजादी मिली। सो दलित समाज को, शोषित पीड़ित समाज को, बैकवर्ड समाज को
इस समाज को भी एक आजादी मिलनी चाहिए थी, इसको भी इसका हक मिलना चाहिए था। लेकिन आजादी सिर्फ कहने के लिए मिली, हक सिर्फ कहने के लिए मिले, हकीकत में आज तक मिला कुछ नहीं उन्हें। जो मिला बड़ी मुश्किल से मिला, वो ना के बराबर है, और अब जो मिला है ना के बराबर भी उसको लगातार छीना जा रहा है। तो रिजर्वेशन के विषय में आप ये समझें कि एक तो ये रिजर्वेशन भीख नहीं है, ये हक है। इस देश में हम लोग रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी लोग इस देश में रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस देश की शासन व्यवस्था में, प्रशासन में होना जरूरी है। इसलिए ये रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई भीख नहीं है। संविधान में जो रिजर्वेशन है वो दो तरह का रिजर्वेशन है साथियों। लोग इस सबको एक ही समझ लेते हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह दो तरह का रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन है जो नौकरियों में है, सर्विसेज में है, और दूसरा रिजर्वेशन है जो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में एमएलए, एमपीज का जो है रिजर्वेशन, वो एक रिजर्वेशन है। दो तरह से रिजर्वेशन है इस संविधान में। तो एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन किया गया है, वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन किया गया है, वो संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में इस रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार जो हमारे शुरू होते हैं, और जितने भी हमारे इस भाग में मूल अधिकार हैं, उन सभी मूल अधिकारों में इसको भी समाहित किया गया है जो नौकरियों में, सर्विसेज में रिजर्वेशन है। अनुच्छेद 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b), इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसमें जो 16(4) है, उसमें कहा गया है कि स्टेट अगर चाहे या राज्य अगर चाहेगा तो वो उन लोगों को जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्रतिनिधित्व प्रॉपर तरीके से नहीं है, उन लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए, उनको स्थान देने के लिए रिजर्वेशन कर सकेगा, रिजर्वेशन के प्रावधान कर सकेगा, और संविधान की कोई बात उसके आड़े नहीं आएगी। इसी तरह से फिर अनुच्छेद 16(4)(a) में कहा गया है। 16(4)(a) में शेड्यूल कास्ट के लिए क्या आ गया है, उसमें तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहा गया है 16(4) में, और अनुच्छेद 16(4)(a) में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली कहा गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य चाहेगा तो उनके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए न केवल प्रमोशन में, बल्कि उसके अकॉर्डिंगली जो सीनियरिटी है उसमें भी रिजर्वेशन कर सकेगा। ठीक इसी तरह से इसके बाद आगे कहा गया है जो 16(4)(b) है, उस 16(4)(b) में कहा गया है कि जो पुराना जितना भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, उन सबको भी भर सकेगी सरकार चाहेगी तो, कोई भी बात उसमें आड़े नहीं आएगी। और यहां तक भी है कि माना इस साल अगर कोई नौकरियां अगर निकल रही हैं, उन नौकरियों में जो रिजर्व सीट हैं और वैकेंसी भरने के लिए जो पुरानी सीटें हैं, वो अगर 50% से ज्यादा हो जाती हैं तो यह बात यहां लागू नहीं होगी। वैकेंसीज को बिल्कुल अलग माना गया है और सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि सरकार वैकेंसीज भर सकती है, जैसे स्पेशल ड्राइव वगैरह करा के चला के भरते हैं। हर तरह से रिजर्वेशन को सुरक्षित किया गया है। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है मूल अधिकारों में है, ये अनुच्छेद 16 मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b) ये मूल अधिकार हैं। और ये संविधान में जो संशोधन किए गए, संविधान में 77वां संशोधन, 85वां संशोधन, 81वां संशोधन, इस सब के माध्यम से किए गए। और फिर एक अनुच्छेद 335 में संविधान का संशोधन जो किया गया, 82वां संशोधन किया गया। उसमें यहां तक किया गया जो 82वां संशोधन है, जो अनुच्छेद 335 के तहत है
कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के में कोई एग्जाम होता है तो उसमें जो नंबर है उसमें भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, या उसका जो स्टैंडर्ड है उसको भी थोड़ा लोअर कर सकते हैं, ताकि वैकेंसी भरी जा सके, ताकि लोग लिए जा सकें और समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, प्रॉपर एडुकेट जो रिप्रेजेंटेशन है उनका हो सके, यानी उनका समुचित प्रतिनिधित्व शासन में, व्यवस्था में हो सके। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो एक तो यह है जो मूल अधिकारों में आता है, जो सर्विसेज का जो हमारा रिजर्वेशन है वो मूल अधिकारों में आता है। दूसरा जो रिजर्वेशन है वो है नौकरियों में, उसमें लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 330 के तहत आता है। विधानसभा में जो है रिजर्वेशन वो अनुच्छेद 332 के तहत आता है। और इस रिजर्वेशन को हर साल वो हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। यह अनुच्छेद 334 के तहत बढ़ाया जाता है। जैसे अभी बढ़ाया गया 2019 में, इसको फिर से बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए, यानी कि जो आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, ये और 10 साल के लिए आपको लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन एससी एसटी को मिलेगा। तो ये इस तरह से। लेकिन यहां जो दिक्कत आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारी सर्विसेज में रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से यह समाज थोड़ा सा ऊपर उठा, आगे बढ़ा, थोड़ा सा सांस लेने लगा, सम्मान का जीवन जीने लगा, समानता का जीवन जीने लगा। ऐसी स्थिति में ये जो रिजर्वेशन हुआ, इस रिजर्वेशन पर इतनी बुरी तरह से आंख इन लोगों ने लगाई कि इसको खत्म करने के लिए इन्होंने तय कर लिया, लगातार। और सारे रास्ते जब देखे कि किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज असेंबली में और पार्लियामेंट में उठी भी है, और उसके डर की वजह से और वोटों के डर की वजह से, क्योंकि वोटों की राजनीति चलती है, वोटों की डर की वजह से यह रहा कि लगातार वो जो 10 साल का रिजर्वेशन है वो बढ़ता रहा, पर ये जो रिजर्वेशन है हमारा, इसको खत्म किया जाता रहा। और सही मायने में इसके खत्म करने की शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत 1991 से हुई है, 91-92 से हुई है, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय से हुई है, जिस समय इसमें इसका जो खुली अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, खुली बाजार नीति की बात की गई थी, यूं कहो प्राइवेटाइजेशन की जिस तरफ जब मुड़े हैं लगातार, उस समय से रिजर्वेशन पर जबरदस्त तरीके से कुठाराघात होने लगा। और वहीं से ये रिजर्वेशन के खत्म होने की बात हुई है लगातार, धीरे धीरे, क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे खत्म करना संभव नहीं है। हमारे समाज के जो हैं लगातार जो योग्य लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो काबिल लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार कंपीट करते चले जा रहे हैं। यहां तक कि आईएएस के एग्जाम में कई बार हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तो उस स्थिति में आके, और कई जगह अगर आप देखें, कई बार मध्य प्रदेश के रिजल्ट देखें जो पीसीएस वगैरह के हैं, और कई स्टेट सर्विसेज के जो रिजल्ट देखें, उनमें जनरल समाज के जो बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा रिटन में नंबर हमारे इस समाज के हैं, एससी एसटी समाज के हैं। तो ये जो इनके अंदर घबराहट है, और वो जो उनके अंदर जो वो मनुवादी कीड़ा जो बैठा हुआ है, उसकी वजह से जो गंदगी लगातार उनके दिमाग में भरी हुई है, फैली हुई है, कि ये कल तक जो हमारे नीचे रहते थे, हमारे सामने सर नहीं उठा सकते थे, हमारे सामने चल भी नहीं सकते थे, चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, अच्छे कपड़े पहन के नहीं चल सकते थे, जिनको हम टुकड़े देते थे, उसी पे जीवन जिनका चलता था, वो आज हमारे सामने सर उठा के चलने लगे, हम पे शासन करने लगे। ये जो एक स्थिति आई, ये जो एक अभिमान, ये एक दंभ, और ये जो दूषित जो मानसिकता है, इस सारी चीज ने उसे बर्दाश्त करना संभव, उनके लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं हुआ। सो धीरे 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 इसके विरोध में होते चले गए, और उन्होंने ये सबसे बढ़िया तरीका समझा कि हर चीज को आप प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं। लगातार कितने सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ लोग हैं, कुछ हमारे संगठन है, विशेषकर रेलवे का संगठन है, एससी एसटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, एससी एसटी कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने कई बार ये आवाज उठाई है। लगातार और भी कई संगठन आवाज उठाते रहे हैं कि प्राइवेट
सेक्टर में जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं होगा, नहीं करेंगे। क्योंकि करने के लिए कौन चाहिए? पॉलिटिकल फोर्स होनी चाहिए, वो आपके पास है नहीं। जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, वो बंधुआ मजदूर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो उन पार्टियों के हैं, वो उन पार्टियों के गुलाम हैं, उन पार्टियों की जो वो बंधुआ मजदूर हैं जिन पार्टियों से वो जीत कर आए हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज के लिए काम करने के लिए नहीं है, तो वो नहीं इस विषय में बोलेंगे। अन्यथा होने को तो वहां भी हो सकता था। और अब जिस तरह से हर चीज को, अब इस मोदी सरकार ने तो लगभग सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उन सबको प्राइवेट हाथों में बेचने की सारी इसकी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा ये जो सरकारी नौकरियां हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 साल से कोई नौकरी निकली नहीं है, कोई सर्विस निकली नहीं है। आईएएस की जो सर्विस थी उसमें भी अब वो सीधे भर्ती कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो बीजेपी है लगातार उसमें भर्ती कर रही है। पिछली गवर्नमेंट में 9 भर्ती किए, इस सरकार में उन्होंने 400 लोगों को भर्ती करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसमें 25% से ज्यादा लोगों को अब तक भर्ती भी कर चुके हैं। सो रिजर्वेशन खत्म करने का उन्होंने एक तरीका यह समझा कि भैया इसको पहले प्राइवेट कर दो। एक बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन के विषय में अगर सबसे बड़ी, या रिजर्वेशन के रास्ते में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है, सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, सबसे ज्यादा अगर टांग किसी ने अड़ाई है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, रोक के रखा है, तो वो है इस देश की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो टांग अड़ाई है, बार बार रिजर्वेशन को खत्म किया है। किसी न किसी माध्यम से पीआईएल आती है, रिजर्वेशन के ऊपर पिटीशन पढ़ती है, सरकार कोई संवैधानिक संशोधन भी करती है रिजर्वेशन के विषय में, तो फिर उस पर कोई रिट पड़ जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब पहले जो अनुच्छेद जो 16(4)(a) जो प्रावधान किया गया, उसके लिए संविधान में 77वां संशोधन किया गया, फिर उसके बाद में 81वां संशोधन किया गया, फिर 82वां संशोधन उसके लिए किया गया अनुच्छेद 335 के लिए, फिर 85वां संशोधन किया गया अनुच्छेद 16(4) के लिए, 16(4)(a) के लिए। ये लगातार किया, लेकिन इस सब के बाद जब भी कोई संशोधन हुआ, कोई ना कोई रिट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मामला स्टे करके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लगातार लटकाया रहा, और उसके बाद में जो जजमेंट आया, वो जजमेंट ने हमेशा जो संशोधन किए गए उन संशोधन को बेकार कर दिया। जैसे एक तरह से एक जो इंदिरा साहनी वाले केस के बाद में जो है संशोधन किए गए, क्योंकि इंदिरा साहनी वाले केस ने यह कह दिया कि रिजर्वेशन जो है मूल अधिकार वगैरह में नहीं है, इस तरह से उसमें संशोधन किया गया। तो जो संशोधन किया गया वो 77वां संशोधन था। उसके बाद में और संशोधन किए गए, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक केस आया 2006 में, एम नागराजन का केस आया। एम नागराजन के केस में एक और जो पहले चीफ जस्टिस रहा मिश्रा, उस मिश्रा ने उसमें एक और अड़ंगा लगा दिया, जो 2006 में 5 जजेस की बेंच का जजमेंट आया कि स्टेट जो रिजर्वेशन देना चाहे प्रमोशन में वो दे सकता है, लेकिन उससे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि पहले ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और वो कमेटी इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि इनका प्रतिनिधित्व कहां कितना है। जहां जितना कम है उसको वो भर सकती है, लेकिन उसके लिए वो कानून लाके उसको भरेगी, इससे यानी गवर्नमेंट जो उसको भरेगी, जिसका नतीजा आपने देखा। ये जो सब कुछ हुआ, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी कर दी कि एक कमेटी नहीं बनाई और ये पता नहीं किया कि भाई कितना इसका जो रिप्रेजेंटेशन कम है, कितना नहीं है। अगर वो सब पता करके किया जाता और कानून के माध्यम से किया जाता, तो वो निश्चित रूप से उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सवाल नहीं उठते। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जो एक ब्राह्मण, उनका एक वो था सचिव आईएएस जो था, उसके कहने से एक ऑर्डर से निकाल दिया, उसको शुरू कर दिया, और उसके बाद में एक दूसरा जो ब्राह्मण था उसी ने रिट फाइल कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एक ने लखनऊ हाई कोर्ट में। वहां से जो होता हुआ, वहां एक जगह जीत गए और एक जगह हार गए, फिर वो मसला जो है पहुंचा यहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने वो लागू किया था रिजर्वेशन, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर दोबारा से उसमें पहल की गई
और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने किया उस दौरान सरकार बदल गई और सरकार आई अखिलेश यादव की। और आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो जजमेंट आया तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किस तरह से डिमोशन किया, लोगों का लगातार डिमोशन किया, 30-40 हजार लोगों का डिमोशन किया। तो ये सारी चीजें होती रही लगातार। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नेता बेकार हैं। अगर हमारे नेता सही होते, हमारे एमपी एमएलए सही होते तो समाज के साथ में ये किसी हालत में होता नहीं साथियों। लेकिन समाज का दुर्भाग्य कि जो भी नेता बन के गए, एमएलए एमपी बन के गए, वो जिन पार्टियों के थे उन्हीं पार्टियों के बस केवल बंधुआ मजदूर बन के गए, उनके गुलाम बन के गए। उनके खिलाफ कभी समाज के हित में उन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिसका नतीजा यह कि लगातार समाज के खिलाफ यह होता रहा। और सबसे बड़ी बात, बार बार चाहे इंदिरा साहनी वाला केस हो, चाहे एम नागराजन वाला केस हो, चाहे और कोई केस रहे हो, जिस भी केस की बात देखो, जब भी देखो तो हमेशा जो इसमें टांग अड़ाई साथियों, वो टांग अड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने है। सो मेरा मानना यह है साथियों कि क्या हम इसे इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहेगी वैसे ही हम लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे सर झुका के? अभी सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है कि ये जो रिजर्वेशन है ये मौलिक अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत है, 16(4), 16(4)A, 16(4)B के अंतर्गत है और वो उसमें मौलिक अधिकार में आता है। हां, जो कहने की हिम्मत भी वो कर पा रही है उसके दो कारण हैं। नंबर एक, जो भाषा है, जो अनुच्छेद की भाषा है, वो भाषा एकदम सटीक होनी चाहिए कि ये ऐसे करना है तो ऐसे ही होगा। वो नहीं है, वो भाषा घुमा फिरा के भाषा की गई है। जैसे उसमें कहा कि राज्य अगर चाहे तो इसका मतलब यह होगा कि राज्य चाहेगा तो होगा। अगर वो चाहता है तो इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, और राज्य अगर नहीं चाहे तब क्या होगा? जबकि होना यह चाहिए, उस अनुच्छेद की भाषा यह होनी चाहिए सीधी कि राज्य को यह करना पड़ेगा कि वो ये जो SC ST जो समाज है, OBC समाज है, इस समाज का शासन और प्रशासन में हर पोस्ट पर, हर जगह पर, हर वर्ग में जहां भी जिस जगह पे है वहां उसका समुचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको करेगा। यह होनी चाहिए भाषा, सीधी सीधी भाषा होनी चाहिए। लेकिन भाषा ये नहीं है, भाषा घुमा फिरा के है। और दिक्कत यह है कि हमारे जो वहां बैठे हैं MLA MP, जो हमारे नेता बैठे हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी समझ है कि भाषा को देखें, वो समझें भाषा को, पढ़ें भाषा को कि इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी की इच्छा पर छोड़ दोगे तो कौन करने वाला है? आपको अधिकार कौन देने वाला है? कोई देने वाला नहीं है साथियों। जब अपने ही उसको देने के लिए तैयार नहीं है, जब अपने ही रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करोगे? कैसे दे देंगे वो आपको अधिकार? तो भाषा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और बाध्यकारी होनी चाहिए कि ये करना है। और अगर ये नहीं किया तो जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो नहीं करेगा, उसके लिए ये गंभीर दंड का परिणाम उसका होना चाहिए। भाषा ये होनी चाहिए, अनुच्छेद की, कानून की भाषा ये होनी चाहिए। लेकिन ये भाषा नहीं है, इसलिए जैसी भी चाहे, जैसी मन में आ रहा है वैसे सरकार करती है। और सरकार क्यों करेगी? और आज तो बीजेपी की सरकार है जिसके सामने भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। जो सरकार कह रही है, जो सरकार चाहती है, जैसी सरकार की इच्छा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आज की तारीख में आदेश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो इतना जबरदस्त, इतना एक ऐसा मामला है जो प्रवासी मजदूरों का, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए डेट लगा रहे हैं। और अर्णब गोस्वामी जैसे बेकार के व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति है, जो देश में दंगा फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ऐसे अर्णब गोस्वामी के मुकदमे को लगातार इतनी प्रायोरिटी पे लेके सुन रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह हाल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अभी एक रिट पड़ी है कि जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो उसका राजपथ का और वहां पे नई संसद बनाने का जो प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, उस पर एक पिटीशन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे, मतलब उसे सुनने का उसके पास टाइम ही नहीं, इसकी ये प्रायोरिटी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी प्रायोरिटी नहीं है इसकी। प्रायोरिटी किस बात की है? सरकार की तरफ से जो भी आएगा। अर्णब गोस्वामी जैसे देशद्रोही लोग वो अगर आते हैं, जबकि उसके खिलाफ तो कोई FIR भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे लोग आते हैं,
उनकी बात सुनने के लिए समय है, लेकिन नहीं है। और ऐसे में ही जब कोरोना का मसला चल रहा है, आंध्रा के आदिवासियों के जो 100% उनके हिसाब से जो वहां पे रिजर्वेशन की बात करी, उसको खत्म कर दिया, उसके लिए टाइम है। ऐसे में उसके लिए उनके पास समय है कि उसको खत्म कर रहे हैं, वो भी खत्म करने के लिए, देने के लिए नहीं, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा साथियों कि हमारे रास्ते में सरकार तो है ही, बीजेपी आरएसएस ये तो बाधा है ही, कांग्रेस भी हमारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। आप इसको भी ये मत मानना साथियों, अगर कांग्रेस चाहती तो कब का इसे पूरा कर देती, लेकिन कांग्रेस ने कभी पूरा नहीं किया और केवल टुकड़े डालने का काम कांग्रेस करती रही। और उसी का नतीजा यह है कि आज तक हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, अन्यथा रिजर्वेशन हमारा बहुत पूरा हो गया होता। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का 15% और शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, ये रिजर्वेशन टोटल मिला के 22.5% होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मात्र जो रिजर्वेशन है वो मुश्किल से 12% रिजर्वेशन पूरा है, बाकी कोई रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं है। और उस पर ये खत्म कर दिए हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कर दिया, खत्म हो गया, सरकारी नौकरी नहीं निकालने, खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, इसको खत्म कर दिया। तो पहले तो पूरा ही नहीं हुआ, पूरा करते उसके बाद उसकी समीक्षा होती, संघर्ष वो होता, तब कोई बात आती तो समझ में आती कि हाँ इसको खत्म करने की या इस पर कोई चर्चा की जाए, लेकिन बिना चर्चा के उसको खत्म कर दिया। और जो रही सही चर्चा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह काम है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि संवैधानिक अधिकार है और इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल लोग अगर इसको उठाएं तो बात सही है। क्या सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी इस पर? तो आप समझ सकते हैं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट साथियों। ये अदालत, पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो आज की तारीख में करीब 31, शायद उनको बढ़ाकर अब 35 कर दिया गया है, जजेस हैं, लेकिन उसमें मात्र एक जजेस, यानी टोटल 70 साल में 4 शेड्यूल कास्ट के जज बने हैं। जस्टिस वरदराजन, जस्टिस के रामास्वामी, उसके बाद में जस्टिस जस्टिस बालासुब्रमण्यम, और उसके बाद में अब जो हैं वो वहां से हैं, बॉम्बे से हैं, वहां से महाराष्ट्र से हैं। सो ये जो स्थिति है, केवल 4 जजेस 70 साल में बने हैं। इन स्थिति को आप समझें साथियों कि हमारे जजेस ही नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट का मैंने आपको बता दिया 1095 जगह हैं और मुश्किल से हमारे 23 जजेस हैं हाई कोर्ट में, और 450 के लगभग जगह खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी हैं? आप नहीं चाहते कि वो भर दी जाएं? SC ST के ही, अगर आप चाहें तो SC ST के ही उसके हिसाब से ही अगर आप बढ़ दें तो 230 के लगभग हमारे जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में, 230। और उसमें बैकवर्ड को अगर हम जोड़ते हैं तो क्योंकि बैकवर्ड का भी है तो बैकवर्ड को भी मिलना चाहिए, तो बैकवर्ड का अगर जोड़ देते हैं लगभग हमारे 550 जजेस होते हैं SC ST OBC के मिला के। लेकिन नहीं, इसके अलावा कोर्ट ने और क्या काम किया है आप इसको भी समझे साथियों, कि जो बच्चे समानता लाने के लिए की स्थिति थी कि बेशक रिजर्वेशन से लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर वो जनरल में कंपीट कर रहे हैं, जनरल श्रेणी के जो लोग हैं उनके बराबर अगर नंबर आ रहे हैं, उसमें अगर कंपीट कर रहे हैं तो उनको जनरल मानकर ही लिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो उससे क्या होता था, 4 6 10 बच्चे हमारे आ जाते थे और एक बच्चों में भी हौसला बढ़ता था, और धीरे धीरे ये समानता लाने की तरफ एक कदम था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग चल रहे थे। पर हुआ क्या है कि उसकी वजह से ये भी उनकी आंखों में खटकने लगा, तो कोर्ट ने भी ये कर दिया कि चाहे जनरल में भी कंपीट करे, जनरल की बराबर लेवल आए उसका, चाहे टॉप भी क्यों ना करे वो व्यक्ति, लेकिन काउंट होगा वो रिजर्वेशन में, चाहे SC ST का हो चाहे OBC का हो। और OBC की हालत तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है। कम से कम SC ST को चाहे नाम के लिए सही, लेकिन उसकी जो संख्या है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में तो रिजर्वेशन है, OBC का तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही नहीं है, और उसके अलावा भी उसका रिजर्वेशन कुछ नहीं है जो किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे कि उनकी जनसंख्या 52% से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन कितना है, 27%। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा किसी भी हालत में। लेकिन जब जनरल समाज के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया, सो 10% रिजर्वेशन, अब ये कितना हो गया
कि 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का हो गया, 27% हो गया ओबीसी का, 49.5%, और 10% ये हो गया जो जनरल का हुआ, तो कितना हो गया? 59.5% हो गया, नहीं हो गया? तो अब कैसे मान लिया? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे किया, ना इस पे कोई चर्चा की, बल्कि इसको पास कर दिया। पार्लियामेंट में भी जरा सी देर में पास हो गया। हमारे जो कुछ एक आध दो चार लोग हैं जो एमपी हैं उनको छोड़ के, बाकी हमारे समाज के जितने भी एमपी हैं, किसी ने भी जो जनरल समाज के लिए 10% जो रिजर्वेशन दिया गया आर्थिक आधार पर, उसकी कोई विरोध नहीं किया। सबके सब उनके समर्थन में वोट दिया। यहां तक तो मायावती जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तो जो है, अगर वो रिजर्वेशन देते हैं तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। सो ये स्थिति है, आप उसका स्वागत करें, आप उसके लिए करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट अपने समाज का हित उसे तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसे कौन रखेगा? अगर आप नहीं रखेंगे, समाज के नेता नहीं रखेंगे, एमएलए एमपी जिनको बनाया गया है, जो इसीलिए गए हैं, समाज के नाम पर गए हैं, रिजर्वेशन के नाम पर गए हैं, तो आप उस रिजर्वेशन को अगर बरकरार नहीं रख पाएंगे, उस रिजर्वेशन के लिए काम नहीं करेंगे, उस समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तो आपका वहां रहने का मतलब क्या है? आपके वहां रहने का फायदा क्या है? क्या जरूरत है आपकी? आपके बिना भी सब कुछ ऐसे चलता रहे, क्या दिक्कत है? ये स्थिति है साथियों, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सो मेरा मानना यह है साथियों कि हर तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे रास्ते में बाधा ही बाधा है। न केवल हमारे एमएलए एमपी, हमारे नेता, आप समझते हैं, मैंने एक फिगर आपको दी है, बताया 131 एमपी हमारे लोकसभा में हैं, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी करीब 15-20 एमपी वहां भी हैं। ओबीसी समाज के हर जगह हैं एमपी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में अच्छी संख्या में है। इसके अलावा साथियों, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, लगभग 30 विधानसभाएं और 7 विधान परिषद हैं, उनमें मिला के तकरीबन 1100 1150 हमारे एमएलए और एमएलसी हैं। कहीं नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। आपने कभी किसी को देखा है कोई इसके लिए संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ देखा है? अगर माना कभी कोई बोल भी लिया असेंबली में या पार्लियामेंट में बोल भी लिया, तो उससे क्या हुआ? क्या जमीन पे आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? सड़क पर आकर संघर्ष नहीं कर सकते आप? किसके लिए? कि वहां बैठने के लिए हैं आप नेता हैं, समाज के नेता हैं, आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, समाज इन सारी चीजों को बहुत तरीके से देख रहा है, बहुत अच्छी तरह से वाच कर रहा है। समाज आंखें मूंद के नहीं बैठा, समाज उस समय के इंतजार में है जब सही समय आए, सही लीडरशिप मिले, सही टीम मिले, सही लोग आए, अच्छे लोग आए और उनके साथ में खड़ा होकर इस पूरी गंदगी को साफ कर दे। सो आप ध्यान रखना, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। पर मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों से बेहतर यह है कि आप समाज के लिए काम करें और समाज को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष करें, ईमानदारी से संघर्ष करें, संसद में संघर्ष करें, विधानसभा में संघर्ष करें और सड़क पर संघर्ष करें, लोगों को जगाएं, लोगों को इकट्ठा करें और उनके हक के लिए 24 घंटे चौकन्ने रहें, जागते रहें, लोगों को जगाते रहें। ऐसा हुआ नहीं। एक बात समाज से भी कहनी है साथियों, ये जो सब कुछ हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हम सब भी दोषी हैं, समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है। समाज भी जिस तरह से अंधविश्वास में जकड़ा है, समाज भी जिस तरह से डरता है, बाहर आने से डरता है, आवाज उठाने से डरता है, नेताओं के खिलाफ संघर्ष करने से डरता है, नेताओं की धज्जियां उड़ाने से डरता है, यह भी हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है साथियों। समाज भी गुनहगार है, मैं ये नहीं मानता कि समाज भी गुनहगार नहीं है। समाज को भी सही समय पर बोलना चाहिए, अच्छे लोगों को नेता बनाकर चुनकर भेजना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है साथियों। कहीं कोई बिक जाता है शराब पर, कहीं कोई पैसे पर, कहीं कोई किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कहीं कोई राजनीति में। साथियों, राजनीति से बढ़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है समाज का भला करने के लिए या किसी भी तरह की तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए। राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है, जिसके हाथ में आने के बाद ही आप जो चाहें वो समाज के लिए कर सकेंगे। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था, बाबा साहब ने बहुत कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। हम समझे नहीं, हम इसको तरीके से समझे नहीं। दूसरा, हम बाबा साहब को नहीं समझे। बाबा साहब को अगर समझते हम तो नजारा ही कुछ और होता, नक्शा ही कुछ और होता। हमने बाबा साहब का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए लिया। हमने बाबा साहब का नाम, अगर हमें इलेक्शन लड़ना है तो लिया, राजनीति करनी है तो लिया, नौकरी पानी है तो लिया, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लिया, बस सिर्फ इसके लिए हमने बाबा साहब का नाम लिया।
हमने ईमानदारी से कभी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास ही नहीं किया। अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते, बाबा साहब की भावनाओं को समझते, बाबा साहब के जो हमें जो रास्ता दिखा के गए थे, उस रास्ते को अगर हम पकड़ लेते, उस रास्ते पर एक एक कदम अगर हम चल रहे होते, तो हम निश्चित रूप से आज नजारा ही कुछ और होता। साथियों, अगर हम बौद्ध बन गए होते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवन का निचोड़ अगर आप देखें, जो अंतिम समय में उन्होंने सब कुछ देखा, बताया, हमें सब कुछ समझाया, और बुद्ध और उनका धर्म किताब जो आखिरी समय में लिख के गए, और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर के दीक्षा भूमि में ली, लाखों लोगों के बीच में वो दीक्षा ली, वो चाहते थे कि हम बौद्ध बन जाएं। अगर हम बौद्ध बन गए होते तो साथियों नजारा कुछ और होता। आज हमारी जो स्थिति है वो कहीं बेहतर होती, कहीं अच्छी स्थिति होती, हम कहीं मजबूत होते, दुनिया की सपोर्ट मिलती हमें। आज हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, दुनिया की कोई सपोर्ट नहीं है, हमारी बात उठाने वाला, कहने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई नहीं है। कौन देश उठाएगा हमारी आवाज? क्या हम बुद्धिस्ट हैं? अगर हम बौद्ध बन गए होते तो कम से कम जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बौद्ध राज्य देश हैं, वो तो हमारी आवाज उठाते। लेकिन नहीं, आज आपने देखा, देखा है मैंने, मुस्लिम समाज के मेरे जो भाई हैं उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के हमने संघर्ष किया है, और आगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें उनका हक ईमानदारी से पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक उनका सम्मान, स्वाभिमान पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक हम उनके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कदम मिलाकर संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, ऐसे जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, मैंने देखा है अपने समाज के लिए कितना जज्बा है उनके अंदर, कितना समर्पण है। 3 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चलाना मजाक बात नहीं है। हजारों जगह मैं गया हूं, कितनी ही जगह, हजारों जगह आंदोलन लगातार चल रहा था, हजारों जगह आंदोलन, जो उसके विषय में जो लगातार आंदोलन चल रहा था, जो CAA, NPR और NRC के विषय में लगातार आंदोलन चल रहा था, कितनी ही जगह मैं गया हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग, कितने समर्पण के साथ, कितनी सच्ची जो उनकी इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, उसके साथ में वो लोग लगे हुए। जो समाज के, मुस्लिम समाज के जो समर्थ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कितना सपोर्ट किया है उन्होंने, जो बाकी मतलब पूरे समाज ने इस तरह से सपोर्ट किया है। 3 महीने तक आंदोलन चलाना आसान नहीं होता, 24 घंटे आंदोलन चल रहा है, जितने हजारों लाखों लोग जो भी हैं आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था, आने जाने की, टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये जो सारी चीजें की गई हैं, सुनने में आसान लगती हैं बहुत बड़ी, हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि समाज में अभी तक ऐसा कुछ भी जज्बा अभी पैदा हुआ है कि हम 15 दिन के लिए भी आंदोलन चला सकें। साथियों, हमें हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों से सीखना चाहिए, उनसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, उनका साथ देना है पूरी ईमानदारी से। मैं बार बार कहता रहा कि उनके साथ दीजिए। साथ उन्होंने सड़क पर आकर लोगों ने नहीं दिया जिस उम्मीद से देना चाहिए, पर दिया साथ, बैठे थे, उनके प्रति समर्पण की भावना थी, उनके प्रति सम्मान की भावना थी, उनके आंदोलन के प्रति सच्ची भावना थी, पर सड़क पर आकर साथ देना चाहिए था। वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खैर, मैं मानता हूं कि वो आगे होगा, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमने इन सारी चीजों को नहीं सीखा। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने देखा अभी जो मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, नफरत हर दिन जो फैलाई जा रही है, अरब कंट्रीज को देखा है, जो UAE की राजकुमारी हैं, उन्होंने कितना कठोर, कितना कड़ा जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारतीय जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, भारतीय जो लोग हैं वो यहां रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस देश में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ध्यान रखें कि इस देश से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर इस देश के विषय में नफरत फैलाएंगे या मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाएंगे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो पूरा मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया का जो मुस्लिम समाज के जो देश हैं, वो मुस्लिम समाज के साथ में खड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो सारे पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तुम जरा देखो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा होने वाला है। SC ST समाज के लोग जो हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। OBC समाज के जो लोग हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। अगर तुम बाबा साहब को मानते, ईमानदारी से उनके बताए रास्ते पर चलते और तुम बौद्ध बन गए होते, बुद्धिस्ट बन गए होते, तो पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं वो आपके साथ में खड़े होते और बहुत बड़ी गंदगी से आप छूट गए होते।
क्या आप शायद के मन में होगा कि नहीं, अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो रिजर्वेशन नहीं हमारा खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म कर दिया गया। अगर आप बाबा साहब को पढ़ते, धर्मांतर क्यों, अगर ये आपने पढ़ लिया होता तो ये सारी गंदगी, ये सारी कमजोरियां आपके दिमाग से निकल जाती। तो दिक्कत ये है कि बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बाबा साहब को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जितना सुन लिया उसी में सारी बात करते हैं। ये चीजें हैं साथियों जिनकी जरूरत हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए मेरा कहना है कि अब न केवल हमको समझना है और हमें ईमानदार होना है अपने आप में, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलना है, पूरी ईमानदारी से चलना है साथियों। उसमें कहीं भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाबा साहब के साथ नहीं, अपने साथ, अपने समाज के साथ धोखा करोगे। हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें और कोशिश करें हम बौद्ध बने। और बेहतर यह होगा कि अगर करोड़ों की संख्या में एक साथ पूरे देश में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें तो नजारा ही कुछ और होगा। दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये जो बीजेपी, एजेपी, आरएसएस, पारस ये जितने भी हैं, ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएंगे साथियों। अगर हमने ऐसा किया, हमें यह करना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हैं, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बने, उनके अनुयायी हैं हम, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि हमारा भला अगर होगा तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम बेशक उनका नाम लेते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कोई भला होने वाला नहीं है साथियों। हमारा भला तभी होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारे लिए सही है, और यही हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जो धर्म है हमारा, उस हमें अपने धर्म को निभाना है साथियों। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमें ईमानदारी के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना है, और अब अपने आप को संगठित करना है। हम सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके साथियों पूरे देश में राष्ट्रव्यापी संगठन बनाएंगे। हमारे जितने भी नेता हैं, मैंने बार बार सबका नाम लिया है, चाहे वो वामन मेश्राम जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे जिग्नेश मेवानी हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हों, चाहे जो है राजरतन अंबेडकर जी हों, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हों, चाहे सुरेश माने जी हों, चाहे हमारे जो मुस्लिम समाज के जो जितने भी हमारे साथी हैं, सुलेमान साहब हैं, मतलब जितने भी हमारे साथी हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं याद आ रहे हैं इस समय, आप सबको याद है, उन सबको इनविटेशन बाकायदा हम लोग अभी से भी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको भी कहेंगे, और भी जितने भी संगठन के साथी हैं। साथियों हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज के प्रति अगर हम लड़ते हैं, समाज के प्रति अगर हमारा दर्द है, तो वो निश्चित रूप से ईमानदारी से दिखना भी चाहिए। हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमारी कार्य प्रणाली होनी चाहिए साथियों। और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने या जो भी बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो करने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जो बेवजह हमारे रास्ते में बार बार रोड़े अटका रहे हैं, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। ये तो सारी चीजें चलती हैं साथियों, लोगों को मरना भी पड़ता है, मरते भी हैं लोग, गोलियां खाते हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये क्या है। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर, किसी भी फैसले पर चर्चा करना कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। जो पब्लिक डोमेन में आ गया, जो जजमेंट पब्लिश हो गया, जो ओपन कोर्ट में सुना दिया गया कोर्ट द्वारा, उस जजमेंट पर चर्चा करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है साथियों। आज जो बात लोग कह रहे हैं, मैं पहले, कितने पहले ये बात कह चुका हूं कि इस देश की जो अदालत है, उस अदालत, वो अब अदालत लोगों के लिए नहीं है, वो सरकार के लिए काम करती है। वो अदालतें अब खत्म हो चुकी हैं। वो अदालतों का जनता से, लोगों से, उनके दुख दर्द से, न्याय से कोई लेना देना नहीं रहा उनका। वो सिर्फ जो सरकार चाहती है, जो सरकार की इच्छा है, जो सरकार करवाना चाहती है, वही सब कुछ वो सब कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे आ रहा। अब हर चैनल पे लोग कहने लगे हैं। मैं इस बात को कितने दिनों से लगातार कह रहा हूं साथियों, कोई अदालत नहीं रही, खत्म हो गई अदालत। वैसे भी जस्टिस के रामास्वामी जी, जो हमारे
सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हमारे समाज के बहुत अच्छे, साउथ से, आंध्र प्रदेश से रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला उनके। और मैंने देखा इतना काम करते थे कि ये जो उंगलियां हैं, जब उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता था या वो हाथ मिलाते थे तो उंगलियां जो ऐसी ही रहती थी। इतना काम खुद करते थे, लिखते थे, इतनी मेहनत करी। सबसे ज्यादा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनके हैं, 8,500 के लगभग छोटे बड़े जजमेंट उनके हैं। और करीब जो जजमेंट दिए हैं उन्होंने समाज के हित में लगातार दिए। जो उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई उन जजमेंट्स को बदलने के लिए। यह हालत है साथियों, आप समझ लीजिए। आप 6 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, जितने बाकी जजेस काम करते थे उनका 3 गुना काम अकेले जस्टिस के रामास्वामी जी करते थे। और जिस दिन उनका रिटायरमेंट था, सबसे बढ़िया फेयरवेल उनको दी गई ऐसे जज से। और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन भी एक जजमेंट डिलीवर करके गए ऐसे जज। उनका कहना था कि हमारे समाज के लोगों को जितना भी हो सके कोर्ट जाने से बचना चाहिए। जस्टिस के रामास्वामी जी का कहना कि कोर्ट जाने से बचना चाहिए। उनका जीवन का अनुभव है, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट जाने से बचना चाहिए। हमें जितने भी मैटर अपने सेटल करने चाहिए, वो हमें जो पॉलिटिकल एंड है उसी पर हमें खत्म करने चाहिए, हमें उसी पर निपटाने चाहिए। वहीं उनका जो है हमें फैसला करना चाहिए। वहां हो सकते हैं, क्योंकि वोटों के दबाव में वहां ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट में आपका कोई दबाव नहीं है। कोर्ट आपको कहीं भी जो मर्जी है वो करे, और वो कर भी रही है। इसीलिए वो कह रही है कि जो मौलिक अधिकार, ये जो रिजर्वेशन है नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो हमारा मोर्चा अब न केवल बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेगा, आरएसएस के खिलाफ रहेगा, बल्कि हमारा मोर्चा अब इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी रहेगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद पूरी रणनीति बनाएंगे, पूरे देश में दौरा करके, जगह जगह जाके, समाज से बात करके, लोगों से बात करके, लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके एक जबरदस्त जन आंदोलन हम लोग इसे करेंगे। और बिल्कुल सीधी भाषा रहेगी साथियों हमारी। और मानवर साहब काशीराम जी की जो भाषा है मैं उसी में कहूंगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो चाहे कोई भी हो, हमें इसी फार्मूले को रखना है। चाहे 100% रिजर्वेशन करना पड़े, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, पर जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी देगी। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, जाति के नाम पे कहते हैं कि जाति के नाम पे रिजर्वेशन नहीं होगा। अरे अगर तुम में दम है तो जातियां खत्म करो ना, जातियां खत्म हो जाएंगी, अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जातियां खत्म नहीं करोगे, क्योंकि जातियों से तो तुम्हारी रोजी रोटी चलती है ना, जातियों से तो तुम्हारा अहंकार तुष्ट होता है ना, जातियों से ही तो तुम जितना भी जो तुम्हारी दुकानें हैं उस जातियों के आधार पर चल रही हैं, जातियों के आधार पर ही तो तुम्हारा भाग्य, भगवान या अंधविश्वास फैला हुआ है। इसलिए तुम खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों अब हमारी दिक्कत है ये, हमें समझना पड़ेगा, हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों।